हसन साहब, आपने नवीद साहब की बात सुनी, बहुत अहम उन्होंने नुक्ता उठाया है एंड आप तब गालिबन हुकूमत में भी थे, तो ये पूछना बहुत ज़रूरी है। ये बात होती रहती है सर कि कहीं हमने पिछले चंद सालों में ज़रा ज़्यादा ही रिस्ट्रेंट शो कर दिया है और शायद इसकी वजह से भारत जो है वो अब ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है। उसके अंदर अभिनंदन का भी वाकया जो है वो बार बार कोट होता है, कितनी जल्दी क्या थी वापस करने में, कुछ और इंतज़ार किया जा सकता था। आप इत्तेफाक करेंगे इन हाइंडसाइट के शायद जल्दी कर दी? देखिए, हम थोड़ा सा ना उस सिचुएशन में आप वापस जाएं। अगर आप बालाकोट के बाद जो एक्शन हुआ वो फरवरी 2019 में हुआ। उस वक्त आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन नहीं हुई थी कश्मीर में। जो इंडिया ने बाद में एक्शन लिया वो अगस्त 2019 में लिया था। तो अगर आप फरवरी 2019 की सिचुएशन में जाएं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने बहुत रीजनेबल और बहुत एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क होने का जो है वो डिसीजन लिया। क्लियरली उस इंगेजमेंट में द लास्ट शॉट वाज फायर्ड बाय पाकिस्तान। हमने इंडिया के खिलाफ रिटेलिएशन की, हमने वहाँ पर दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम उनकी ग्राउंड इंस्टॉलेशंस पे भी हमला कर सकते हैं और हमने उनके 2 जहाज गिराए और उनका पायलट हमने कैप्चर किया। तो उस वक्त काउंट जो था वो हमारे फेवर में था। पाकिस्तान उस वक्त was the one that had demonstrated its deterrence and it has demonstrated its capability। तो मेरा ख्याल है कि वो फैसला ठीक था। लेकिन उसके बाद अगर आप इंडिया के एक्शंस देखें बतदरीज, अगस्त में उन्होंने आर्टिकल 370 को एब्रिगेट किया। उसके बाद पिछले 2 साल से वो लगातार उनकी लीडरशिप, चाहे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान को धमकियां देते हैं कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके जो है वो आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान को वापस ले लेंगे। इंडिया के यूनिलैटरल एक्शंस इंडस वाटर के ऊपर जो वो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे थे वो भी उन्होंने ले लिया। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इंडिया एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट के साथ हमारे साथ इंगेज कर रहा है। तो इंडिया की जो ये अटेम्प्ट है टू इम्पोज यूनिलैटरल outcomes to bilateral disputes in our region हमारे साथ, इसको हमें डिनाई करना जरूरी है। और इसके लिए मेरा ख्याल है कि हमारी रिटेलिएशन सिर्फ रिवेंज या रेट्रिब्यूशन नहीं है, मगर हमारी रिटेलिएशन की एक पॉलिसी ज़रूरत है। और वो पॉलिसी ज़रूरत ये है कि इंडिया जो पिछले चंद सालों से 6 साल से लगातार यूनिलैटरल डिसीजंस ले रहा है और यूनिलैटरल आउटकम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उसको डिनाई करना नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को वंस एंड फॉर ऑल डेमोन्स्ट्रेट करना। आज की कॉन्टेक्स्ट में ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम पिछले कल से ये सुन रहे हैं इंडियंस से कि ये एक फेज्ड ऑपरेशन है और शायद इसके कुछ फेजेस अभी आने हैं, यानी कि इंडिया दोबारा भी स्ट्राइक कर सकता है। तो उसको डिनाई करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम एक फोर्सफुल रिटेलिएटरी एक्शन दिखाएं। और नंबर 3 ये कि हमने दुनिया को बावर कराना है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ कोई भी मुल्क जो है हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा तो वी आर केपेबल इनफ एंड वी हैव द विल पावर टू टैकल दैट इशू। बिल्कुल ठीक जी। नवीद साहब, आपने भी इसका जिक्र किया, हसन साहब ने भी जिक्र किया, बैनुल अक़वामी दुनिया का भी बहुत अहम रोल है। कोशिश यही होती है जब भी पाकिस्तान भारत में कशीदगी इतनी बढ़े कि कहीं ना कहीं जो हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे दोस्त हैं, वो फिर क्राइसिस मैनेजमेंट जिसको हम कह सकते हैं वो करते हैं। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस दफ़े भी कोई ना कोई जो पावर होगा वो भारत को समझा पाएगा, उनके ऊपर कोई दबाव डाल पाएगा कि वो एस्केलेट ना करे? एक तो चीज़ ये है कि रियलाइजेशन तो जयशंकर को पहले ही हो गई है कि उसकी दाल नहीं कर ली और उन्होंने कहा कि हमें पार्टनर्स हैं, आप हमारे प्रीचर्स ना बने। दैट वाज अ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम रियली बहुत पेनफुल तरीके से उन्होंने कही। और ये बात, इससे हमें आगे जाना है। पाकिस्तान को ये असर्ट करना है कि ठीक है, फाइनेंशियली हम IMF, वर्ल्ड बैंक पे डिपेंड करते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में हम इंडिया को बड़ा नहीं मानेंगे इस रीजन में। उसके कुछ स्टेजेस हैं। आज रात को या कल या परसों हम बगलियार पे अटैक करें, बलोचों की जहाँ वो ट्रेनिंग करते हैं या TTP की करते हैं, इंडिया के अंदर कोई भी ऐसे कैंप्स हैं उनको हम स्ट्राइक करते हैं। दीज आर ऑल ऑप्शंस ओपन फॉर इस्लामाबाद एंड पिंडी।
उसके बाद की चीज़ें जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कह रही हैं फेजेस वाइज, मिलिट्री फेजेस सारी कैंपेन का तो आज या कल पाकिस्तान या इंडिया कंक्लूड कर देंगे और इंटरनेशनल प्रेशर भी आ जाएगा। हमारे पास एडवांटेज ये है कि ट्रंप बैठे हुए हैं, बाइडेन नहीं है जो बड़ी कैलकुलेटेड अंदर खाते बात करते थे, ये खुल के बोलते हैं और उनका जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है, सदियों से पाकिस्तान इंडिया जंगे कर रहे हैं, उससे नजर आ जाता है। तो पाकिस्तान को आगे का सोचना है कि क्या हम अपनी जो फॉरेन ऑफिस की कैपेसिटी को रियली एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि वो दुनिया के कैपिटल्स में सिर्फ पाकिस्तानी सहाफ़ियों को इकट्ठा करके अपना नैरेटिव ना बताए, बल्कि लोकल जो नेशनल जर्नलिस्ट हैं उनके साथ बात करे, थिंक टैंक्स को एंगेज करे, डिप्लोमेट्स के साथ प्रॉपरली एंगेज करे। और पाकिस्तानी लीडरशिप यूरोप की तरफ तो जाती ही नहीं है। इन्होंने माशाल्लाह बेलारूस और हंगरी का दौरा किया जो आउटकास्ट हैं यूरोप में। पाकिस्तानी किसी लंदन में इन सब के घर हैं, लेकिन यूके ने कल FTA साइन कर दिया है। और हमें ये सारी चीज़ें देखनी है कि अगर हमें दोबारा FTF में घसीटा जाएगा, डिबेट का हिस्सा बनेंगे, तो हमारे तमाम दोस्त इस बात पे डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान को अगर स्प्रेस करेंगे तो ये कहीं और से स्प्रिंग आउट करेंगे। तो आज का या कल का जो भी हमारा एक्शन होगा, उसका काइनेटिक इफेक्ट और जो उसके डीप इम्पैक्ट है वो लेटर ऑन हमें देखने को मिलेंगे। और लास्ट बात मैं ये करना चाहता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी एक्सपैट्स हैं, उनको इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट देम। पिछली हुकूमत जब गई तो उसके बाद से बहुत डिवीजन हुई और उसको अब वापस लाने का वक्त है, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक नैरेटिव पे अड़ी हुई है, यूनिफॉर्म्ड है। उनको इस वक्त फिक्र नहीं है कि बीजेपी का मसला है या कांग्रेस का नहीं है हुकूमत में या बाहर के इलेक्शन है, दे आर लुकिंग एट इंडिया। हमें ये यूज़ करना चाहिए अपॉर्चुनिटी कि हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारी एम्बेसीज एक्टिव हों, एंगेज करें, ना सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ बल्कि जिन मुल्कों में उनकी ड्यूटी है। एंड दे शुड बी इवैल्यूएटेड फॉर द परफॉर्मेंस, नॉट जस्ट के 4 साल हो गए हैं